हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम फिर से यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे साथ। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। कब लिखा गया था? 400 ईसा पूर्व के आसपास। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में किस पे प्रकाश डाला है दोस्तों? समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर। फिर है महाभारत, जिस व्यास की कीर्ति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। 8,800 श्लोक थे, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई है। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए। कितने हो गए? 1 लाख से अधिक। और तदनुसार यह सतशासी संहिता या महाभारत कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? सतशासी या संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। इससे क्या होता है? पिछली राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए हैं और वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्वी 5वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। 5वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, जिसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। किसके बाद? महाभारत के बाद रामायण की रचना। फिर है राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। फिर है जात कर्म, जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध तथा घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान ग्रह सूत्रों में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और ग्रह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। शूल सूत्र में फिर आगे शूल सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन कहाँ से आरंभ होता है? शूल सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण, विविध प्रकार के मापों का विधान है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। किसमें बोली जाती थी? दक्षिणी बिहार में। इस ग्रंथ में हमें केवल बुद्ध के जीवन के विषय में ही नहीं, बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक शासकों के विषय में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों से पशु के रूप में भी गुजरे थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ के सूत पिटक के सुदृढ़ निकाय का 10वां भाग है। ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। ये कथाएं बुद्ध की बोधिसत्व अवस्था को दर्शाती है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। धर्मसूत्र, स्मृति और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। किसको? धर्मसूत्र, स्मृति और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिनमें अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कुछ प्राचीन तमिल ग्रंथ भी है जो संगम साहित्य में संकलित है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसा साहित्य सभा को संगम कहते थे। ऐसे साहित्य सभा को संगम कहते थे। इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है।
इसके अंतर्गत अनेक कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से नायक, वीर पुरुष और नायिकाओं का गुणगान है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम एवं मणि मेखलई। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लेखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र प्रमुख। फिर आ जाता है दोस्तों हमारा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में कौन कब किस वर्ष आया, ये सब इनके बारे में पढ़ेंगे। यूनानी लेखकों ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया। किसका? सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। यूनानी विवरण में सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। कौन थे? सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उदाहरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। फिर हेरोडोटस को के इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। फिर यूनानी भाषा में लिखी गई है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टोलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तक में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 18 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी थी, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया गया है, के बारे में बताया गया है। फिर टोलमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। कब की? 150 ईस्वी के आसपास की। प्लिनी को नेचुरल हिस्टोरिका इसी की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। कौन सी पुस्तक? प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका। फिर है कॉस्मोस इंडिका प्लेस्टस। यह यूरोपीय यात्री था जो 535 ईस्वी में भारत आया था। क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना, जिसमें भारत श्रीलंका के व्यापार संबंधों का उल्लेख मिलता है, इसने की से क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर सुलेमान, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था, जिसने पाल व प्रत्यार शासकों के विषय में वर्णन किया था। फिर अल-मसूदी, यह आया था 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा। अल-बरूनी की कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ये इसकी अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और ने तहकीक ए हिंद की रचना की थी। किताबुल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद की रचना की थी अल-बरूनी ने। और किसके समय में आया था? महमूद गजनवी के समय में आया था, जिसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन किया गया है। फिर हमारा चीनी लेखकों का वर्णन। चीनी लेखकों में लेखक है फायान 399 से 414 ईस्वी। रचनाएं कौन सी? फो क्यों की भारत की तत्कालीन का विवरण और राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा। फिर है यात्री विवरण। फायान ने अपनी 15 वर्ष की भारत यात्रा में प्रमुख नगरों बौद्ध धर्मों के पवित्र स्थानों का भ्रमण किया है। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का उल्लेख नहीं है द्वारा शासित मध्य देश का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें गुप्तकालीन दंड विधान, कृषि उपज पर कर, मध्य देश में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता, धनी व्यक्तियों द्वारा मंदिर, विहार, निःशुल्क पुण्यशालाओं एवं औषधशालाओं के निर्माणों की जानकारी दी है। उसने पाटलिपुत्र में स्थित सम्राट अशोक के राजप्रासाद की भव्यता से प्रभावित होकर उसे देव निर्मित बताया है। किसके? उससे अशोक के राजप्रसाद से प्रभावित होकर। फिर है नंबर 2 सुंग युन आया था 512 से 513 ईस्वी। और फिर है इसने बिहार व बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया है। फिर है तीसरे नंबर पर हेनसोंग आया था 629 में। किसके समय में आई थी?
हर्षवर्धन के काल में आया था 629 से 645 ईस्वी। इसकी पुस्तक थी सीयू की पाश्चात्य संसार लेख। हेनसांग ने लगभग 16 वर्ष भारत की यात्रा की। यह प्रवास किया। उसने विश्व के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तथा यहाँ के ज्ञान एवं शिक्षण के उच्च विस्तार की प्रशंसा की। उसकी यात्रा विवरण में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल, तत्कालीन भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशा का विस्तृत उल्लेख है। उसने कन्नौज, हर्ष की राजधानी का नगर वर्णन, हर्ष की दानशीलता, समाज में विभिन्न जातीय उपजातीय प्रयाग के एक बड़े समारोह, गंगा जल की पवित्रता आदि का वर्णन किया है। फिर है इत्सिंग 671 से 643 ईस्वी। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा है। इत्सिंग हेनसांग के चीन लौटने के बाद भारत आया था और उसने बंगाल के ताम्रलिपित वर्तमान ताम्लुक 3 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया तथा बोध गया, नालंदा, वैशाली, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु आदि स्थानों की यात्रा की थी। अपने यात्रा वृत्तांत में उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली, हर्षकालीन समाज तथा तत्कालीन भारत में प्रचलित बौद्ध धर्म के 4 संप्रदायों का उल्लेख किया है। इत्सिंग चीन वापस जाते समय अपने साथ बौद्ध त्रिपिटकों की 400 प्रतियां ले गया। फिर मातवेन लिन 7वीं शताब्दी में आए थे। इसने हर्षवर्धन के पूर्व भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया। चावजुकुआ 1225 से 1254। चू फांसी, फिर इसकी रचना थी चू फांसी। इसमें 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।